हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। जहाँ पर मैंने कहानी को ख़त्म की थी आज वहीं से शुरू करती हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह 5 बजे रीमा अपनी पुरानी जगह जगह से सिलाई हुए बैग में कुछ कपड़े और किताबें भर रही थी। सावित्री देवी दरवाजे पर व्हील चेयर में बैठी उसे देख रही थी। बेटा, अपना ध्यान रखना, लोग सब अच्छे नहीं होते। रीमा ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आप ही मेरी हिम्मत है, मैं जल्दी लौट आऊँगी। गाँव से शहर तक जाने वाली बस में उसने पहली बार अकेले सफ़र किया। बस में बैठे कुछ मर्द उसे घूर रहे थे। वह डर से पल्लू चेहरे तक खींच लेती है। शहर में हॉस्टल का किराया बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने एक बस्ती में एक विधवा औरत से किराए पर छोटा सा कमरा ले लिया, जिसमें न खिड़की थी न पंखा, बस एक बल्ब और टूटा फर्श। पहली रात बगल के घर से झगड़े की आवाज़ आई और फिर औरत के चीखने की। सुबह पता चला उसका पति शराब पीकर मारता था। पुलिस को भी परवाह नहीं। रीमा को यह देखकर लगा, जिस समाज में औरत की आवाज़ दबा दी जाती है, वहाँ बदलाव के लिए पढ़ाई करना ही असली जवाब है। पहले ही हफ्ते में एक प्रेजेंटेशन देना था। जब वे स्टेज पर गई, कुछ लड़के पीछे से फुसफुसाने लगे। अरे, ये तो गांव की विधवा है, देखो कैसे अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है। एक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो घर में चरखा काटना चाहिए, यहाँ पढ़ाई किस लिए। रीमा ने कांपती आवाज़ में अपना विषय पूरा किया, लेकिन जैसे ही स्टेज से उतरी, आंखों में आंसू आ गए। रात को उसने माँ को फ़ोन किया। माँ, लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। सावित्री देवी ने सख्ती से कहा, बेटा याद रखना, जो तुझे रुला रहे हैं उन्हें जीतने मत देना। एक दिन लाइब्रेरी से पढ़ाई करके लौटी तो देखा बैग का जीप टूटा हुआ है। अंदर से नोट्स और पहचान पत्र गायब थे। घर की मालकिन बोली, बेटा इस बस्ती में कोई भरोसे लायक नहीं है, शायद किसी ने बेच दिए होंगे। अगले दिन कॉलेज में एक अज्ञात लिफाफा उसके लॉकर में मिला। उसमें वही नोट्स थे, लेकिन पहचान पत्र नहीं। उस पर एक कागज़ चिपका था, पढ़ाई छोड़ दो वरना अगली बार नोट्स नहीं कुछ और गायब होगा। एक रात करीब 9 बजे पड़ोस के एक लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया। तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, गांव से फ़ोन आया है। रीमा तुरंत बस स्टैंड भागी। आखिरी बस छूट चुकी थी, इसलिए वे ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर गांव पहुंची। घर पहुंचते ही देखा माँ के पैरों में फिर से सूजन और सांस लेने में तकलीफ है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनके लिए हर महीने की दवा ज़रूरी है, वरना हालत बिगड़ जाएगी। रीमा के पास पैसे नहीं थे। उसने अगले दिन कॉलेज के बाद एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। रात को उसी पैसे से माँ की दवा खरीदी और कहा, माँ ये दवा आपके बेटे की तरह है, इसे कभी मत छोड़ना। महीनों की मेहनत के बाद सेमेस्टर का रिजल्ट आया। रीमा ने पूरे क्लास में दूसरा स्थान हासिल किया। जब वे गांव आई और माँ को रिजल्ट दिखाया, सावित्री देवी की आंखों में आंसू बह निकले। बेटा, तूने मेरी उम्र की लाठी बना दी हो, अब डर नहीं लगता भविष्य से। गांव में एक शादी में रीमा और माँ गई। वहाँ एक बुजुर्ग ने ताना मारा, इतनी पढ़ाई करने से क्या होगा, आखिर में तो रसोई ही संभालनी है। रीमा ने पहली बार बिना झिझक के कहा, हाँ रसोई भी संभाल लूँगी, लेकिन उससे पहले ये समाज भी संभाल लूँगी। वहाँ खड़े कुछ युवा ने तालियां बजाई और माँ गर्व से भर गई। कॉलेज की आखिरी साल में उसके कमरे के नीचे एक लिफाफा मिला। रीमा, पढ़ाई छोड़ दो, कलेक्टर बनने का सपना तेरे जैसे के लिए नहीं है। नीचे लिखा था, तेरी माँ पर भी असर पड़ सकता है। उस रात रीमा ने माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन नींद नहीं आई। वो सोचने लगी, एक कौन है जो मेरे राह रोकना चाहते हैं। उस रात रीमा कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से बाहर अंधेरा फैला था, लेकिन उसके दिल में उससे भी गहरा अंधेरा था। खत के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, तेरी माँ पर भी असर पड़ सकता है। उसने तय किया कि डर कर वे पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, लेकिन माँ पर खतरा सचमुच आ सकता है। ये सोचकर वह काँप गई। गांव में एक शाम सावित्री देवी व्हील चेयर पर दरवाजे के बाहर बैठी थी। अचानक किसी ने आकर उनके पास पत्थर फेंका, जो उनके पास रखी पानी की बाल्टी से टकरा कर गिरा। पड़ोसी भाग कर आए, लेकिन वे लोग भाग चुके थे। सावित्री देवी को चोट तो नहीं लगी, मगर डर लगने लगा कि कहीं यह सब रीमा को डराने की कोशिश तो नहीं। जब रीमा को फ़ोन पर यह खबर मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसने माँ को समझाया, माँ अब दरवाजे के बाहर मत बैठना और अजनबियों से बात मत करना। अगले हफ्ते कॉलेज में रीमा के बारे में अफवाह फैल गई कि वह फीस भरने के लिए गलत तरीके अपनाती है। यह सुनकर उसकी सहेली पूजा ने
बताया। रीमा, यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि तेरी इज्जत खराब हो और तू पढ़ाई छोड़ दे। रीमा ने यह सब सुनकर खुद को संभाला, लेकिन उस दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। वह जानती थी कि ऐसा आरोप से बचना आसान नहीं, खासकर एक विधवा के लिए। सर्दियों की रात थी। गांव में ठंड का आलम था। सावित्री देवी को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पड़ोसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने कहा, इनके फेफड़े में इन्फेक्शन है, भर्ती करना पड़ेगा। रीमा को जैसे ही खबर मिली, वह रात भर बस और रिक्शा बदलते हुए गांव पहुंची। अस्पताल का बिल सुनकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके पास आधा भी पैसा नहीं था। वह कॉलेज की छुट्टियों में घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगी और धीरे धीरे बिल चुकाया। शहर लौटने के बाद रीमा को कई बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात को जब वह कमरे में होती तो खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आती। एक दिन साहस करके उसने खिड़की खोली, लेकिन वहाँ सिर्फ एक काला बैग पड़ा था। अंदर एक कटा हुआ अखबार का टुकड़ा था। समय रहते रुक जा। उसी समय गांव में एक औरत के पति ने शराब पीकर उसे बुरी तरह पीटा। जब वह शिकायत लेकर पंचायत में गई तो पंचायत ने कहा, एक घर का मामला है, बाहर मत फैलाओ। रीमा को यह सुनकर गुस्सा आया। अगर घर का मामला है तो औरत की जान जाने से पहले कौन मदद करेगा। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह पढ़ाई पूरी करके ऐसा पद लेगी जहां से वह सीधे ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सके। एक शाम कॉलेज से लौटते समय एक अजनबी ने उसके रास्ता रोककर कहा, तू जितना पढ़ोगी उतना नुकसान उठाओगी। तेरे जैसी औरतें घर की शोभा होती है, बाहर की नहीं। रीमा ने डरते हुए कहा, औरत भी शोभा तब है जब उसे जीने का हक मिले, सिर्फ सांस लेने का नहीं। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत की, लेकिन शिकायत अज्ञात व्यक्ति के नाम पर दर्ज हुआ और मामला ठंडा पड़ गया। एक रात जब रीमा बेहद थककर माँ से कह रही थी, माँ, लगता है यह लड़ाई में हार जाऊंगी, सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तेरे पापा जिंदा होते तो कहते लड़ाई लंबी है लेकिन जीत तेरी होगी। रीमा की आंखों में पानी भर आया, लेकिन दिल में आग जल उठी। सर्दी की एक ठिठुरती सुबह रीमा कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बेटा, आज घर में सिर्फ एक रोटी बची है, तू खा ले, मैं पानी पी लूँगी। रीमा का दिल टूट गया। उसने चुपचाप रोटी 2 हिस्सों में तोड़ी और माँ के सामने ऐसे रख दी जैसे गलती से टूट गई हो। माँ, आधी आधी खाते हैं, इससे मज़ा आएगा। कॉलेज में नोटिस आया कि अगले हफ्ते तक फीस जमा न करने पर नाम काट दिया जाएगा। रीमा के पास बस 150 रुपये थे, जबकि फीस थी 2500 रुपये। उसने शहर में बर्तन धोने का काम किया, कपड़े इस्त्री किए और बच्चों को ट्यूशन दी। हाथ की हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन हफ्ते के अंत तक वह पूरे पैसे जुटा लाई। फीस भरते समय कैशियर ने ताना मारा, इतनी मेहनत से क्या होगा, औरतें पढ़कर कलेक्टर नहीं बनती। रीमा ने जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप रसीद अपनी किताब में रख ली। गांव में एक 16 साल की लड़की को स्कूल जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। लोगों ने लड़की के घर वालों को ही दोषी ठहराया। इतनी बड़ी हो गई है तो पढ़ाई बंद करवा दो। रीमा के भीतर आग लग। वह लड़की के घर पहुंची और बोली, तुम्हारी पढ़ाई कोई रुका नहीं सकता। अगर रास्ता मुश्किल है तो हम मिलकर आसान बनाएंगे। वह अगले दिन खुद उस लड़की को लेकर स्कूल गई। गांव के कुछ लोग ने रास्ते में बहुत कुछ सुनाया, लेकिन रीमा ने नज़र तक न उठाई। एक शाम कॉलेज से लौटते समय रीमा को एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तुम्हारा पति का मरना कोई हादसा नहीं था। रीमा का हाथ कांप गया। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? सावित्री देवी से पूछना चाहा, लेकिन वह उनकी तबीयत खराब देखकर चुप रह गई। एक बरसाती रात, छत से पानी टपक रहा था। रीमा किताबें बचाने में लगी थी, तभी उसने गिरने की आवाज़ सुनी। भागकर देखा तो सावित्री देवी व्हील चेयर से फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। माथे से खून निकल रहा था। उस रात बिजली भी गुल थी। रीमा ने टॉर्च की रोशनी से माँ का सिर सहलाते हुए कहा, माँ, कुछ भी हो जाए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अस्पताल में माँ का इलाज करवाने के बाद रीमा को बिल भरने की चिंता सताने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि किसी ने पहले ही बिल चुकता कर दिया है, लेकिन नाम नहीं बताया। रीमा के मन में सवाल था, कौन हो सकता है? क्या वही व्यक्ति जिसने चिट्ठी भेजी, या कोई और जो उसकी लड़ाई को चुपचाप देख रहा था?
आप सबको कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कहानी में आगे क्या होता है यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।